जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के सब्जेक्ट के लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चों क्योंकि आपकी जो सेकंड वाली किताब है राजनीति सिद्धांत वाली, इस किताब का पूरा सिलेबस हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, बेसिकली आपकी इस किताब से पिछले 10 साल के फाइनल एग्जाम में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी कि जो आपके 6 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं पिछले 10 साल में, जो ज्यादातर आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस है, उनको इस वीडियो में हम बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, कई बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सभी 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो लेके आइए, तो हाजिर है। और इसमें हम टोटल 10 से 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि ज्यादातर आपसे एग्जाम में पूछे ही पूछे। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको 2 नंबर के और 4 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझा दिए थे। ठीक है, और ये हर एक क्वेश्चन मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है भाई, आइए शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे, और ये प्रश्न ज्यादातर पेपर में आ चुका है, 5 से 6 बार आ चुका है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। यानी कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, तो क्या मतलब है इसका। आपकी राय में ये जो हमारी बोलने की स्वतंत्रता होती है, क्या इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? अगर लगाए जा सकते हैं तो कैसे लगाए जा सकते हैं? ठीक है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ओके, आइए समझते हैं क्या मतलब है बेसिकली। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बेसिक मीनिंग क्या होता है। तो देखो भाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि भारत में रह रहे सभी व्यक्तियों को बोलने की आजादी होनी चाहिए। ठीक है, अपने आप को अभिव्यक्ति करने की आजादी होनी चाहिए, उन्हें भाषण देने की, सभा करने की आजादी होनी चाहिए, उन्हें लिखने की, कार्य करने की, चित्रकारी करने की, बोलने की या फिर अपनी कला को प्रदर्शित करने की आजादी होनी चाहिए, जिसके माध्यम से वो अपने आप को लोगों के सामने प्रकट कर सके। तो सिंपल सी बात है, इसे बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन इस पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कैसे लगाए जा सकते हैं? देखो, हमारे भारतीय संविधान ने टोटल 7 मौलिक अधिकार दिए थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार तो अब बचे 6। उसमें से जो हमारे दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता वाला, उसमें अभिव्यक्ति के बारे में ये कहा गया है कि संविधान के कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें ये कहा गया है कि अभिव्यक्ति की, आपकी बोलने की जो स्वतंत्रता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कैसे कैसे लगाया जा सकता है? सबसे पहले लगाया जा सकता है कि यदि आप देश की संप्रभुता और अखंडता, यानी कि यदि आप देश के खिलाफ बोलते हैं, ठीक है, या फिर आप देश को तोड़ने की बात बोलते हैं, तो भी आपके बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रतिबंध ऐसे लगाया जाएगा शिष्टाचार या सदाचारों के अहितों में। ठीक है ना, यहाँ पे हित लिखे हैं, यानी कि सिंपल सी बात है। देखो, इनके होने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी कि जब आप शिष्टाचार के बारे में, सदाचार के बारे में गलत बात बोलेंगे तब। तीसरा क्या है कि राज्य की सुरक्षा के बारे में आप किसी को खुफिया जानकारी दे देते हैं, ठीक है, जिससे कि राज्य की सुरक्षा भंग हो सकती है, कोई आक्रमण कर सकता है, तब भी आपकी बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और साथ ही मान लेते हैं कि कोई विदेशी जो है वो भारत में घूमने के लिए आया, आपने उसके ऊपर कुछ गलत कमेंट कर दिया, तो भी आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, ये हमारे भारतीय संविधान ने कहा हुआ है। ओके, इसी तरीके से ये भी कहा गया है कि लोक व्यवस्था, न्यायालय अवमानना के आधार पर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को, इस जनतांत्रिक व्यवस्था को बेसिकली इसका पालन नहीं करते हैं, हनन करते हैं, ठीक है, लोगों को भड़काते हैं, या फिर न्यायालय ने कोई नियम बताया आप उसे नहीं मानते हैं, तो भी आपकी बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आप किसी को गाली देते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, उदाहरण के लिए अभी के टाइम पे लोकतंत्र का चौथा जो स्तंभ है उसे मीडिया बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी जो मीडिया, हमारे जो समाचार पत्र है, इनको ये स्वतंत्रता तो दी गई है कि भाई संसद या फिर विधानमंडल में जो भी कार्रवाई होती है, वो जो भी निर्णय लेते हैं, वो जो भी बात करते हैं, जो भी बहस होती है, उसे आप जो है बेसिकली लोगों तक पहुंचा सकते हो। लेकिन ऐसे विचार, ऐसी घटना, ऐसे चित्र जो अश्लील हो, जो विघटनकारी हो, देश को तोड़ने वाले हो, नागरिकों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हो, वो समाचार पत्र नहीं दिखा सकते। ठीक है, लेकिन आजकल तो मीडिया में भाई यही चल रहा है, इसीलिए मीडिया की टीआरपी बढ़ी हुई है। ठीक है, आप देखते होंगे इसने इसको मार दिया, आज ये हो गया। जो मेन चीज है, गरीब तबके की जो समस्या है, उसको तो आपको दिखा ही नहीं रहा है। आज सब पॉलिटिकल लीडर्स को दिखाते हैं। ठीक है ना, तो वही चीज है, फिर जनता भी वही सोचते हैं, अरे क्या है, चलो आगे बढ़ो, यही बात आ जाती है। अब इसी संबंध में कुछ ऐसी बातें हैं जिसपे प्रतिबंध लगाया गया था, जैसे कि एक फिल्म निर्माता थी जिनका नाम था दीपा मेहता। ठीक है, दीपा मेहता जो थी वो काशी में विधवाओं पर, ये विविधता लिखा हुआ है, विविधता नहीं बल्कि विधवा है। ठीक है,
विधवाओं पर एक फिल्म बनाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन इन्हें रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि लोग मानते थे इस पे काशी नगरी की बदनामी होगी। कई और प्रतिबंध नाटक है, जैसे कि ओबरी मेनन की रामायण रिटोल्ड है, ठीक है, सलमान रुश्दी की दी सोटानिक वशेष है, द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट है, मी नाथुराम बोलते ये नाटक था, इन सभी को प्रतिबंध कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये कुछ ज्यादा ही यूज कर रहे थे, जिससे लोगों को इस ये चीज अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई अच्छे तरीके से। तो इस तरह से ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मीनिंग है और ये प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ओके, चलिए, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देख लेंगे कि व्हाट इज मीनिंग, ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड व्हाट इन योर ओपिनियन वुड बी रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम। तो मीनिंग क्या है एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। देखिए, हिंदी में मैं आपको समझाता चलूंगा, इंग्लिश में यहाँ से दिखाता चलूंगा। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन तो काफी छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा, ठीक है। क्वेश्चन देखने में छोटा लगता है कि राजनीति बनाम राजनीति सिद्धांत का वर्णन करो, ठीक है। ये प्रश्न 4 में भी आया है और 6 में भी आया है। आइए समझते हैं क्या है राजनीति व राजनीति सिद्धांत। ये कोई एक धारणा नहीं बल्कि अलग अलग धारणाएं हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले राजनीति जो है वो बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बनी है, एक है राज प्लस में नीति, अर्थात ऐसा शासन जो किसी नीति पर आधारित हो। जैसे हमारा जो हमारा भारत का भारतीय राजनीति है, तो ये किस पर आधारित होती है, संविधान पर आधारित होती है, ठीक है। इस राजनीति में नागरिकों को व्यक्तिगत स्तर पर एक विशेष सिद्धांत अथवा व्यवहार का प्रयोग राजनीति के अंतर्गत आता है। यानी कि नागरिक हो या फिर एक नॉर्मली एक पर्टिकुलर पर्सनली व्यक्ति के आधार पे एक विशेष सिद्धांत होता है जिसके साथ में उनके साथ एक अच्छा व्यवहार किया जाता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया, सरकार बनाने की प्रक्रिया, सत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया, ये किसके द्वारा होती है, जनता के द्वारा, ठीक है ना। यानी कि जनता जो है वही सरकार बनाती है और सत्ता जो प्राप्त करती है वो जनता के लिए निर्णय लेती है, ये चीजें आ जाती हैं। लेकिन जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका यहाँ पे मेन मुख्य होता है, जो बात होती है वो होती है राज्य व सरकार की, ठीक है, राज्य और सरकार की होती है। राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र ऐसी जो अवधारणाएं होती हैं उनके अंतर को, उनके अर्थ को स्पष्ट करता है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य होता है कि नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीकों से आंकने का प्रशिक्षण देने के। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि राजनीति सिद्धांत का उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य ये होता है कि जो भी नागरिक राजनीति में बेसिकली अपना रुचि रखते हैं, तो उन्हें राजनीतिक सिद्धांत के जितने भी सिद्धांत हैं उनके अर्थ को समझने में, ठीक है, और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं के अंकन करने में सहायता मिले, ये इसका मैंने उद्देश्य, ठीक है भाई। राजनीतिक सिद्धांत से हम समानता, आजादी, न्याय अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है क्या। ओके, और बाकी का एक दो पॉइंट आप यहाँ से ये देख लीजिए, ठीक है भाई। मेनली जो क्वेश्चन है वो 2 से 3 बार 6 में आया है लेकिन 4 में ज्यादातर आया है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख लेंगे कि डिस्क्राइब पॉलिटिक्स वर्सेस पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिक्स वर्सेस पॉलिटिकल थ्योरी का क्या डिफरेंस है यहाँ पे पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, समानता के आयामों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो समानता के आयाम है बच्चों टोटल 4। अब इसमें से 2-2 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 4 मार्क्स के आपके 2 भी और 6 नंबर का 1 भी आ सकता है, ठीक है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक समानता के आयाम। देखिए, जब राजनीति की बात आती है तो इसमें नागरिक जो है, हर एक नागरिक को एक समान नागरिकता दी जाती है। कैसी नागरिकता? इस नागरिकता के तहत, इस समान राजनीतिक समानता के तहत नागरिक को मतदान का अधिकार मिल जाता है, ठीक है, ताकि वो अपनी सरकार को चुन सके। संगठन बनाने का अधिकार मिल जाता है ताकि वो अपनी बात को रख सके, अपनी बातों को सरकार से मनवा सके, एवं अपनी बातों को रखने का यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से मिल जाती है, ठीक है। अब जब मतदान करेगा, सिंपल सी बात है, वो अपने प्रतिनिधि को चुनेगा और सरकार बनाएगा, या फिर खुद भी प्रतिनिधि बन सकता है, सरकार में जाके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये किसके तहत होता है? राजनीतिक समानता के तहत होता है और इसमें किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी आ जाती है आर्थिक समानता। इसका मतलब ये होता है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये होता है कि एक ऐसा बंदा जो डेली का ना तकरीबन 10 लाख कमा रहा है और एक ऐसा बंदा जो डेली का 1 रुपया भी नहीं कमा पा रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में ये जो इतनी बड़ी खाई है, तो आर्थिक जो समानता है वो इसे कम करना चाहती है। अब इसके लिए करेगी क्या? तो इसके लिए वो जो नागरिक है उन्हें कुछ अवसर उपलब्ध कराएगी, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम देगी, ठीक है। ये सुनिश्चित करेगी कि भाई बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए और लोगों की जो आवश्यकताएं हैं जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, ये सभी पूर्ति कराएं। तो ये सभी
आर्थिक समानता में आ जाता है। ठीक है भाई। अगला आ जाता है यहाँ पे सामाजिक समानता। एक सेकंड, अच्छा 3 आयाम है क्या इसके? अच्छा ठीक है। मैंने गलत बता दिया, बेसिकली 3 आयाम है इसके, ठीक है? वो मैं यहाँ पे वो सोच गया कि जो न्याय के आपके आयाम होते हैं ना वो 4 होते हैं, तो मैंने वही आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है? बेसिकली 3 है समानता के। अब है सामाजिक, तो सिंपल सी बात है, वह समाज, वह एरिया जहाँ पे जन्म के आधार पे जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पे कोई भेदभाव ना हो और साथ ही सभी को समान अवसर मिलते हो। ठीक है? विभिन्न समूह और समुदाय के लोगों के पास में संसाधनों तक पहुंचने के अवसर होने चाहिए, ताकि एक छोटा जो समुदाय है, वंचित है, जिसके लोग कम हैं, ठीक है, संस्कृति नीची मानी जाती है, वो भी अपना विकास कर सके। समाज के सभी लोगों के जीवन यापन के लिए जो अनिवार्य चीजें जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा हो गई, शिक्षा, पोषक आहार, न्यूनतम गारंटी वेतन, ये सारी चीजें, ये सभी जो है किसको, सरकार को मुहैया करवानी चाहिए। ठीक है? आ गया समझ में? राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। अब इसी को इंग्लिश में देखेंगे, डिस्क्राइब द डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। 2 मार्क्स के आपके इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले बताएंगे पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में, फिर बताएंगे इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में। ठीक है? एंड एक सेकेंड, यहाँ पे शायद ये रहा सोशल इक्वालिटी के बारे में, फिर आप यहाँ पे बताएं। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी आलोचना की। यानी कि हमारा जो धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल है, ये क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं और इसकी आलोचना क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, सारी चीजें बताएं। ठीक है? तो पहले बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल। तो देखिए, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय जो मॉडल है, इसमें केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध की बात नहीं की जाती है, संबंध को दूर रखने की बात नहीं की जाती, बल्कि इसमें जो अल्पसंख्यक होते हैं एवं जो अन्य व्यक्ति होते हैं, उनको धर्म अपनाने की भी आजादी दी जाती है। यानी कि देखो, अन्य जो हमारा यूरोपीय मॉडल है उसमें क्या होता है कि उसमें केवल एक बात की जाती है कि भाई धर्म और राज्य जो है वो एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन भारत में ये भी बताया जाता है कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसके साथ जो लोग अल्पसंख्यक हैं और जो अन्य व्यक्ति भी हैं, वो अपने धर्म को अपनाने की आजादी रखते हैं, किसी भी धर्म को भी या फिर अपने को, तो ये भी बात यहाँ पे कही जाती है। ठीक है? भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है, अर्थात जरूरत पड़ने पर राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि राज्य है, जैसे कि यूपी राज्य है, ठीक है? यूपी में 2 धर्म है, ए और बी। अब ए धर्म बी धर्म पे थोड़ा ज्यादा अत्याचार करता जा रहा है, तो राज्य यूपी की जो सरकार होगी ना, वो बी धर्म के साथ में थोड़ा सा कोऑपरेट करेगी और जो हिंसा वगैरह हो रही है उसके खिलाफ में बी को कोऑपरेट करके ए जो धार्मिक हिंसा फैला रहा है उसको खत्म करेगी। तो यानी कि हमारा संविधान जो है, हमारी जो धर्म व्यवस्था का भारतीय मॉडल है, उसमें राज्य अगर जरूरत पड़े तो हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है? तीसरा क्या है कि भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यक हैं, इनको अपनी समस्याएं खोजने का अधिकार है, यानी कि इनकी समस्याएं क्या है, उनको खोजने का, और राजनीति में उनको रखने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है? चौथा, अब धर्मनिरपेक्षता के मॉडल को देखते हुए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में 1976 में एक शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द। ठीक है? कब? 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है? मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये सभी धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल की ही विशेषता है। ठीक है भाई? आ गया समझ में आप सभी को अच्छे तरीके से? तो ये है व्याख्या। अब बारी ये आती है कि भाई इसकी आलोचना क्यों की जाती है? तो आलोचना, जो इसकी विशेषता है वही आलोचना है। कैसी? कि देखो, इसमें क्या है, जो लोग धर्म के विरोधी हैं वो ऐसा कहते हैं कि धर्म निरपेक्षता धर्म विरोधी है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें धार्मिक पहचान के लिए खतरा होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ए धर्म और बी धर्म का, तो ऐसे में मान लेते हैं कि ए धर्म अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है और बी थोड़ा कमजोर हो रहा है, तो राज ने बी के साथ में कोऑपरेट किया, तो ए वाले कहते हैं अरे ऐसे कैसे कर सकते हो यार आप, जब हमारे संविधान ने बताया हो कि धर्म में हस्तक्षेप नहीं करोगे तो कैसे कर सकते हो? राज्य कहता है अच्छा बेटा, तुम हमसे चालाकी करोगे, अपना धर्म वर्चस्व करोगे और बी धर्म ऐसा ही बना रहेगा, हैं? इसके ऊपर अत्याचार करोगे, सांप्रदायिक हिंसा करोगे, तभी हम नहीं आएंगे बीच में, हम तो आएंगे भाई। ठीक है? तो ये वही बात यहाँ पे बताई जाती है। दूसरा ये है कि यह मॉडल पश्चिम से आए थे, यानी कि इसमें कुछ बातें जो है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, तुम्हारे भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो कि अनदर कंट्री से लिए गए। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, ये भी पश्चिम से लिया गया। ठीक है? और ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करता है, ये अल्पसंख्यकवाद का आरोप माना जाता है। सिंपल सा, यानी कि हमारे भारतीय संविधान में
जो अल्पसंख्यक है, वंचित जाति जनजाति अनुसूचित जाति जनजाति जो है, इनको आरक्षण दिया गया। तो आलोचक कहते हैं भाई धर्मनिरपेक्षता का तो मतलब होता है कि किसी के साथ में कोई ज्यादा विशेष स्वभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन आप तो अल्पसंख्यकों को भाई संरक्षण दे रहे हो, तो ये बात तो गलत है। ठीक है ना, ऐसी बात कहते हैं। चौथा क्या है कि वोट बैंक की राजनीति। तो बेसिकली जो ये मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता सही नहीं, वो कहते हैं कि धर्म के मामले में धर्मनिरपेक्षता वोट बैंक के रूप में कार्य करती है। ठीक है। अतिशय हस्तक्षेपकारी है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा राज्य जो वो धर्म में हस्तक्षेप करता है, क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य सत्ता समर्थित सरकार की इजाजत देता है, इसीलिए। ठीक है, यानी कि राज्य जो है वो चाहे तो धर्म में सुधार कर सकता है, लेकिन तब जब हानि ज्यादा बढ़े। ओके, समझ में आ गया आप सभी को इस तरीके से धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल क्या है। ठीक, के बाद है भारतीय मॉडल की जो आलोचना है वो क्या है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म एंड राइट इट्स क्रिटिसिज्म। तो इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स क्या है, वो आप यहाँ से देख लेंगे। एंड देन क्या क्या इसमें क्रिटिसिज्म हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। ओके, चलिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो भाई आज की जो वीडियो है वो कम से कम आपकी 1 घंटे की बनेगी। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को देखने के बाद में आप ये पाओगे कि हाँ भाई सर ने जैसा बताया था तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, न्याय के विभिन्न आयामों पर चर्चा कीजिए। देखिए, जो समानता के आयाम मैं आपको बता रहा था ना, वो 4 नहीं बल्कि 3 थे। तो 4 आयाम जो है ना वो न्याय के हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखो बेसिकली पहले आप ये समझो कि न्याय का क्या मतलब। तो न्याय का मतलब है, न्याय का संबंध जो बेसिकली हम जिस सामाजिक जीवन में जी रहे हैं उसमें जो नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, उससे होता है, जिसके द्वारा हमें जो भी लाभ जो भी अवसर होता है वो कर्तव्य वगैरह उसका बंटवारा होता है। ठीक है, बेसिकली टोटली 4 आयाम है। सबसे पहला आयाम है बच्चों राजनीतिक न्याय का। इस न्याय का क्या मतलब है? इस न्याय का मतलब सिंपल सा ये है कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक न्याय का अर्थ होता है कि समान राजनीतिक अधिकारों को प्रेरित करना, यानी कि एक जैसे राजनीतिक अधिकार सभी व्यक्तियों को देना, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है, और अवसर की समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये सभी इसके अहम पहलू माने जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? सामाजिक न्याय। अब इसका मतलब ये होता है कि सामाजिक विषमताओं को समाप्त करना, अर्थात समाज में जो भी भेदभाव हो रहा है उसको समाप्त करके लाभ, कर्तव्य, संसाधन, अवसर, इन सभी का अच्छी तरह से बंटवारा करना। ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं। अगर भेदभाव हो रहा है तो उसे समाप्त करो। ठीक है, क्योंकि भाई सरकार ने ये कहा कि अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत की समाप्ति करता है, भेदभाव को खत्म करता है। तो ये चीज सामाजिक न्याय में आ जाती है और सरकार इसे करती हुई है, भेदभाव को खत्म। ठीक है, और जो वंचित वर्ग है उनके लिए विशेष सुविधाएं भी ये प्रोवाइड कराती है। ठीक है, फिर आता है हमारा तीसरा और चौथा। तीसरा चौथा ये है, तीसरा आ जाता है हमारा आर्थिक न्याय। अब इस न्याय का मतलब सिंपल सा है कि जो लोग पिछड़े हुए हैं या फिर जो लोग भी अपना विकास करना चाहते हैं, तो उनके जीवन यापन के लिए उन्हें समान अवसर प्रदान किए जाए, आर्थिक न्याय। ठीक है, ऐसे लोगों की सहायता की जाए जो अभी आर्थिक अपनी जीविका सक्षम करने में नहीं है, यानी कि जैसे कुछ विकलांग है, कुछ चल फिर नहीं सकते, किसी का एक आंख नहीं, हाँ, कि भगवान ना ऐसा करे कभी हो किसी के साथ में। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो उन लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करके उनको रोजी-रोटी चलानी चाहिए सरकार को। ठीक है, कुछ नियम बनाने चाहिए, जैसे कि विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गई, ऐसी पेंशन बना देनी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की जो मौलिक आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, वस्त्र, आश्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, ये सभी होने चाहिए। और जो व्यक्ति एक जैसा कार्य करते हैं तो उन्हें एक जैसा वेतन दिया जाना चाहिए, समान आर्थिक अवसर मिलने चाहिए, संसाधनों का उचित बंटवारा होने चाहिए, ये सारी चीजें इसमें। ठीक है, और चौथा आ जाता है विधिक न्याय। इसका मतलब सिंपल सा है कि न्याय की ये सबसे संकीर्ण व्यवस्था है, संकीर्ण बेसिकली आयाम है, जिसमें जो कोर्ट होती है, ठीक है, यानी कि जो न्यायालय होता है वो न्याय को बेसिकली स्थापित करता है दोनों पक्षों को सुनने के बाद में संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसीलिए न्यायाधीश को इस न्याय की व्याख्या का प्रतीक माना जाता है। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया आप सभी को इस तरीके से कि न्याय के विभिन्न आयाम कौन कौन से। सबसे पहला आ जाता है राजनीतिक, दूसरा आ जाता है सामाजिक, और तीसरा आ जाता है, एक सेकंड कहाँ भाग रहा है भाई, हाँ, कहाँ चला गया, हाँ, तीसरा आ जाता है आर्थिक, चौथा आ जाता है विधिक, इस तरीके से। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के ऐसे देख लेंगे कि डिस्कस द डिफरेंस डायमेंशन या फिर बेसिकली डिस्कस द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस का मीनिंग क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस डायमेंशन क्या है, सोशल जस्टिस डायमेंशन क्या है, आप
हर एक चीज को यहाँ पे पढ़िए, ठीक है। के बाद में अगला आ जाता है कि इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस डायमेंशन क्या है, एंड फोर्थ आ जाता है लीगल जस्टिस डायमेंशन क्या है उसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 6, कर्तव्य किसे कहते हैं, इसका अधिकार से कैसे संबंध है, कुछ कानूनी कर्तव्यों का उदाहरण दीजिए। यानी कि देखो, कर्तव्य आपको ये बताना है कि कहते किसे और इसका अधिकार से संबंध कैसे, ठीक है। मेनली क्वेश्चन आपसे इतना ही पूछा जाता है 6 नंबर में, और इसमें ही जो है वो आपको कुछ कानूनी कर्तव्य या फिर अन्य जो कर्तव्य है वो लिखने होंगे, ठीक है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए, अधिकार और कर्तव्य की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल, ठीक उसी तरीके से कर्तव्य और अधिकार जो है ना, ये अधिकार का ही दूसरा पहलू है, ठीक है। क्योंकि एक पहलू यदि अधिकार है तो दूसरा कर्तव्य है, इसीलिए समाज में हमें जो भी अधिकार मिलता है, ठीक है, अब जो अधिकार मिला है उस अधिकार के बदले में जो हमें ऋण चुकाना पड़ता है उसको हम कर्तव्य बोलते हैं, ठीक है। कई तरीके के होते हैं ये, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नैतिक कर्तव्य, ठीक है। नैतिक कर्तव्य यानी कि जो आपकी भावना से आपके बारे में पर्सनली हो, जैसे कि अपने जो परिवेश है यानी कि अपने आसपास के एरिया को आप स्वच्छ रखें, स्वच्छ बनाएं, ठीक है। साथ ही बच्चों को आप उचित शिक्षा प्रदान करें ताकि वो जो है देश के विकास में सहायता करें, खुद का भी विकास करें। माता पिता एवं बुजुर्गों को आपको आपको सेवा करनी चाहिए, ये आपके नैतिक कर्तव्य हो जाते हैं, ठीक है। के बाद में सामाजिक नियम जो है हर एक व्यक्ति को उनका पालन करना चाहिए। परिवार की जो आवश्यकताएं इन सभी को पूर्ण करने के लिए हमेशा कर्तव्य करते रहने चाहिए। तो ये आपके नैतिक कर्तव्य हो जाते हैं, ठीक है। और ये कर्तव्य आप करते क्यों हैं? क्योंकि आपको कुछ अधिकार दिए गए इसलिए। दूसरा आ जाता है कानूनी कर्तव्य। कानूनी यानी कि जो देश के संबंध में हो, जैसे कि सबसे पहला आ जाता है बच्चों, संविधान का सम्मान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की सर्वोच्च जो संस्था, सर्वोच्च जो शक्ति है वो संविधान है, तो हमें इसका संविधान का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा जो राष्ट्रीय गान है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। हमें अपने देश की कानूनी जो व्यवस्था है इसको बनाए रखना चाहिए, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, देश के एकता एवं अखंडता को बनाए रखना चाहिए, कभी इसके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। नियमित रूप से हमें कर देना चाहिए। राष्ट्रीय जो संपत्ति जैसे कि पार्क, रेलवे और अन्य जो सड़क वगैरह पुल है, इन सभी की हमें सुरक्षा करनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ओजोन परत में जो छेद हो गया है, फिर पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उनके प्रति हमें सचेत रहना चाहिए, अच्छे-अच्छे विचार लोगों तक पहुंचाने चाहिए, ये सारी बातें इसमें, ठीक है भाई। तो बेसिक सा आपका जो आंसर है बस इतना सा ही है। नैतिक कर्तव्य निम्नलिखित है, कानूनी कर्तव्य निम्नलिखित है, ये सारी चीजें, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख लेंगे कि व्हाट इज ड्यूटी एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू राइट, ठीक है। ऑल्सो राइट सम एग्जांपल्स ऑफ लीगल ड्यूटीज, लीगल कह सकते हो या फिर मोरल ड्यूटीज कह सकते हो, दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप पॉइंट ऐसे पढ़ सकते हैं, इजीली आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7 में पूछा गया बच्चों कि प्रवासी कौन होते हैं तथा इनके प्रतिवाद के तरीकों का वर्णन कीजिए, कि प्रवासी का मतलब क्या है और ये आखिर प्रतिवाद यानी कि विरोध क्यों करते हैं। तो देखो, प्रवासी का यहाँ पे एक मतलब ये होता है जब कोई व्यक्ति रोजगार की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, जो कि उनकी मर्जी बस किया जाता है, तब प्रवास कहलाता है। यानी कि अभी के टाइम पे आप देखते होंगे कि मैं यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ चाहे यूपी की, ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ चाहे बिहार की, ठीक है। तो ज्यादातर यहाँ से जो लोग प्रवास करते हैं कहाँ पे, या तो दिल्ली में प्रवास करते हैं, ठीक है, या तो फिर वो मुंबई में प्रवास करते हैं, चले जाते हैं, किसकी वजह से? रोजगार की तलाश में। और ये कैसे किया जाता है? उनकी मर्जी बस किया जाता है। तो प्रतिवाद भी अनेक तरीके से इनके द्वारा किया जाता है, जिसमें सबसे पहले देखिए, प्रतिवाद किया क्यों जाता होगा? वो इसलिए किया जाता होगा क्योंकि वो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जैसे कि यूपी में कोई बंदा रह रहा है, जैसे कि बिहार में कोई बंदा रह रहा है, तो उससे रोजगार वहां पे नहीं मिल रहा है, उसकी जो न्यूनतम आवश्यकता है वो से उसकी पूरी नहीं हो पा रही, तो इसलिए तो विरोध करेगा। तो वही चीज यहाँ पे आ जाती है। एक सेकंड, इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हैं भाई? हाँ, प्रतिवाद यानी कि विरोध करता कैसे है? तो सबसे पहले विरोध करते हैं वो नागरिक समूह बनाकर, यानी कि कुछ 50, 100, 200 नागरिकों ने अपना समूह बना लिया और सरकार के खिलाफ रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, ऐसे नारे लगाने लगे, ठीक है। प्रदर्शन कर सकते हैं कई नाटक के माध्यम से, कथा के माध्यम से, या फिर धरना देके प्रदर्शन कर सकते हैं। साथ ही वर्तमान में लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा किया जा रहा है इस मामले में, ठीक है। राजनीतिक दलों से अपील की जा सकती है कि भाई आप हमारा साथ दो, हमें कुछ रोजगार दो, आर्थिक स्थिति हमारी संभालो, ठीक है। या फिर अदालत में जा सकते हैं, ठीक है। और सरकारी जो नीतियां हैं
उनको हम प्रभावित भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम जाएँगे ही नहीं अपने किसी काम-वाम पे, तो सरकारी नीतियाँ तो ऑटोमैटिक प्रभावित होंगी, ठीक है? धरना प्रदर्शन करेंगे तो ऑटोमैटिक प्रभावित होंगी, ये चीज़ आ जाती है, ठीक है? आगे समझिए, आगे ये है कि समान अधिकार शहरों में अधिक संख्या जो होती है, ये झोपड़पट्टियों की है, जो कि कैसी है? अवैध कब्जे वाली है, ठीक है? तो ऐसे में ये लोग जो वो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, ठीक है? और ये फैले क्यों हैं? क्योंकि ज़्यादातर अमीर लोग इन्हीं लोगों से काम करवाते हैं कम पैसों में, ठीक है? लेकिन फिर भी इनका गुज़ारा नहीं हो पाता, जैसे कि जो सफाई कर्मी होते हैं, रोड वगैरह साफ करने वाले, फेरी वाले होते हैं, आपके घरेलू नौकर होते हैं, नल ठीक करने वाले प्लम्बर वगैरह जो होते हैं, ये बेसिकली झोपड़पट्टी में रहते हैं, ज़्यादातर अवैध कब्जों पे रहते हैं। तो ऐसे में ये भी चाहते हैं कि उन्हें अधिकार मिले, लेकिन अधिकार जब नहीं मिलता तब वो सरकार का विरोध करते हैं। ठीक है? सरकार, स्वयंसेवी संगठन, इन स्वयंसेवी संगठन भी लोगों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि इन्होंने प्रतिवाद यानी कि विरोध बहुत किया। तब सन 2004 में एक नई राष्ट्रीय नीति बनाई गई, जिसमें लाखों फुटपाथी जो दुकानदार थे, इनको स्वतंत्र रूप से कारोबार चलाने का बल प्राप्त हुआ। यानी कि आज के टाइम पे आप देखते होंगे, जैसे कहीं पे भी रोड पे जाते हैं आप, तो वहाँ पे आप ये जो अनेक तरह की रेहड़ियाँ देखते हैं, आपको क्या लगता है? कि वो जिस जगह पे रेहड़ी लगा रखे हैं, उनको पैसा नहीं देना पड़ता? वो पैसा उनको देना पड़ता है, वहाँ का जो म्युनिसिपैलिटी होता है, उनको देना पड़ता है, या फिर वहाँ का जो हेड होता है उस एरिया का, उसको देना पड़ता है। और आगे वो गवर्नमेंट तक पहुँचाता है। ठीक है ना? तो ये किसके तहत हुआ था? ये इस नीति के तहत ही हुआ था। ठीक है? आगे, आगे और भी आ जाते हैं, जिसमें कि इसी प्रकार एक और वर्ग है जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है, कौन? आदिवासी और वनवासी समूह। ये ऐसा समूह है बच्चों, जो बहुत ही ज़्यादा इतिहास में जीता आता है, ठीक है ना? इसके लिए जो विकास है वो अभिशाप है एक तरीके से, क्योंकि अगर इन्होंने अपना विकास किया, तो ये भी एक तरीके से खत्म हो जाएँगे, ये ऐसा मानते हैं, ठीक है? नागरिकों के समान अधिकार का अर्थ होता है, जब भी नीतियाँ बनाई जाएँ, तो भिन्न-भिन्न लोगों की भिन्न-भिन्न ज़रूरतों के दावों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे विकलांग है, ठीक है, कोई हट्टा-कट्टा, तो हर आधार पे नीति को देखा जाना चाहिए, ठीक है? प्रवासी कौन होते हैं? प्रतिवाद के तरीके क्या होते हैं? समझ गए। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, तो इज़िली यहाँ से देख सकते हैं कि हू इज़ मिग्रेंट एंड डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ देयर प्रोटेस्ट। तो मिग्रेंट कौन होते हैं? एंड द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ काउंटरएक्शन, वो आप इज़िली यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों? आगे आता है जो अंदर पार्ट्स हैं इसके, वो यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है? आधा घंटा हो चुका है हमारा। टोटली 27 मिनट 50 सेकंड। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। 8 में पूछा गया है, भारतीय तथा अन्य देशों में नागरिकता प्राप्ति तथा समाप्ति करने की विधि का उल्लेख करो। भाई ये प्रश्न जो है ना, मैं गारंटी लिख के देता हूँ, इसमें से 2 नंबर का, 4 नंबर का या 6 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है? या तो पूछा जाएगा नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, ना या फिर नागरिकता कैसे समाप्त होती है। अब ये आपसे 2 नंबर में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब 2 नंबर का 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। 4 नंबर के 2 क्वेश्चन बन जाएँगे या फिर 6 नंबर के 2 क्वेश्चन। तो कैसे भी ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर। आइए समझते हैं। पहले बात करेंगे भारत सहित अन्य देशों में नागरिकता प्राप्ति के तरीके। तो सबसे पहला तरीका है, देखो, भारत में जन्म के द्वारा अन्य देशों में भी होता है। अगर किसी बच्चे के जन्म के समय उसके माता-पिता यदि भारतीय हैं, यानी कि कोई बच्चा है, उसके माता-पिता यदि भारतीय हैं, तो जैसे ही उसका जन्म होगा उसको ऑटोमैटिकली भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जन्म के समय उसके माता-पिता भारतीय थे। ठीक है? और ऐसा अन्य कंट्रीज़ में भी होता है। पंजीकरण के द्वारा आप ले सकते हैं। कई बार ये होता है कि आप आवेदन कर सकते हैं किसी कंट्री से या फिर भारत में कि हमें आपकी नागरिकता चाहिए। तब वहाँ का जो बेसिकली एम्बेसी होगा ना, वो देखेगा कि ये बंदा कहीं गैर कानूनी तरीके से अप्रवासी तो नहीं है, ठीक है? या फिर मतलब मार-दूर के तो नहीं भगा दिया, कोई मतलब जासूस वगैरह तो नहीं है, तो पहले जानकारी पूरी करेंगे, उसी के बाद में उसे नागरिकता देते हैं, पंजीकरण करते हैं, ठीक है? तीसरा है संपत्ति खरीदना। कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अगर आपको ज़मीन खरीद ली थी कुछ बड़ी वाली, तो आपको नागरिकता मिल जाती है, जैसे ब्राज़ील, पेरू या फिर मेक्सिको में ये नियम प्रचलित है, ठीक है? सरकारी नौकरी, जैसे मान लेते हैं कोई भारत का बंदा इंग्लैंड चला जाता है और वहाँ पे वो सरकारी नौकरी कर ले, तो ऑटोमैटिकली उसे जो है नागरिकता इंग्लैंड की मिल जाती है, ठीक है? भूमि विस्तार, ये भी कहा जाता है कि अगर किसी कंट्री में किसी नए राज्य को मिलाया जाए, किसी नए क्षेत्र को मिलाया जाए, तो वो जो है उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। जैसे भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ, तब ये इतना बड़ा नहीं था। इसमें गोवा, दमन-दीव, पांडिचेरी, सिक्किम, इन सभी को मिलाया गया धीरे-धीरे करके। तो बाद में इनको नागरिकता दी गई थी इनके एरियो को, ठीक है? एरिया के जो लोग थे उनको, ठीक है? उसके बाद में कहीं-कहीं पर ये नियम प्रचलित है, अगर आप उस देश की जो मातृभाषा है, ठीक है? उस देश की जो मातृभाषा है, अगर आप उसको उसका ज्ञान पा लेते तो भी, कई बार आप विवाह के द्वारा भी, कई बार आप
स्वेच्छा से नागरिकता दूसरे कंट्री की प्राप्त कर सकते हैं। और जो अभी हमने देखे ये प्राप्त करने के तरीके, ठीक है, यही तरीके आ जाते हैं समाप्ति के। आइए समझते हैं समाप्ति के क्या तरीके होंगे। तो समाप्ति के तरीके ऐसे आ जाएंगे आपके। सबसे पहला, लंबे समय तक अनुपस्थिति, यानी कि कई कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये कहा है कि भाई अगर आप हमारे देश में लंबे समय तक नहीं आओगे तो हम आपकी नागरिकता को खत्म कर देंगे। जैसे कि फ्रांस में, अगर फ्रांस में कोई भी फ्रांसीसी 10 साल से फ्रांस के बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म कर दी। ठीक है। महिलाएं जो होती हैं वो विदेशी नागरिकों नागरिकों से या फिर जो पुरुष होते हैं वो विदेशी महिलाओं से विवाह करके अपने देश की नागरिकता खोकर दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। के बाद में विदेश में सरकारी नौकरी के द्वारा आप नागरिकता अपने देश की खो जाएंगे और दूसरे देश की प्राप्त कर लेंगे। स्वेच्छा से आप अपनी नागरिकता त्याग कर सकते हैं और दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही जब आपको दो राज्यों की, यानी कि एक तो अगर आपको जैसे कि मान लेते हैं कि आपको ए कंट्री जो है इसकी नागरिकता मिल गई, आपको बी की भी मिल गई, तो आपको दो तो नहीं मिल सकते, आपको किसी एक को चूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो दोहरी नागरिकता जैसी मिलेगी आपको एक छोड़नी पड़ेगी। यदि आप देशद्रोह करते हैं, राज्य के विरुद्ध कोई बात करते हैं, आतंकवाद बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं, तो ठीक है। यदि किसी बच्चे को कोई बंदा गोद ले लेता है तो भी हो जाता है, ये चीजें किया जाती है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिससे नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। ठीक है। प्राप्ति के तरीके क्या है, ये तो आपको मैंने अच्छे तरीके समझा दिए। रही बात समाप्ति के तरीकों की, वो भी मैंने आपको समझा दिए अच्छे तरीके। ठीक है। चलिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख लेंगे, मेंशन द मेथड ऑफ कॉपी एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाइंग प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट जॉब, बाय लैंड एक्सपेंशन, गेटिंग लर्न, बाय मैरिज, बाय वॉलंटरी रिलेटिव। ठीक है। एंड उसके बाद में है कि टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, तो प्रोग्राम एब्सेंस, मैरिज, गवर्नमेंट जॉब, अब्रॉड, वॉलंटरी ऑन गेटिंग डुअल सिटीजनशिप, ट्रांजिशन, अडॉप्शन, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्र के बारे में प्रस्तुत की गई विभिन्न मान्यताओं को स्पष्ट करो, यानी कि एक राष्ट्र के लिए जो मान्यताएं दी गई हैं वो हमें समझना। तो यहाँ पे बहुत सी मान्यता दी गई है भाई। जैसे सर जी, जैसे कि देखो सबसे पहले आती है साझे विश्वास। ठीक है। एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी तक बना रहता है जब तक उसके सदस्यों का साझा विश्वास हो। ठीक है, कि वे एक दूसरे के साथ है। जैसे कि भारत जो है वो पहले उसमें पाकिस्तान भी ऐड हुआ करता था अंग्रेजों से पहले। ठीक है। इसमें भारत भी ऐड होता था, तब विश्वास था। लेकिन फिर जो हिंदू धर्म की, इसमें हिंदू और मुस्लिम धर्म की जो बात फैली ना, सामुदायिक हिंसा जैसे फैलने लगी, तो पाकिस्तान अलग देश बनाने की मांग करने लगा। ठीक है। यानी कि कुछ लोग थे पार्टीज के, जैसे कि अवामी लीग थी पार्टी वगैरह, नहीं ये नहीं, एक सिद्धांत था द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। बेसिकली इसके बारे में ना आप जो जब क्लास 12th में जाएंगे तो सेकंड बुक का आपका जो पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उसमें आपको ये बात पता चलेगी कि भारत पाकिस्तान कैसे विभाजित हुआ, सारी इसकी सारी बातें। ठीक है। तो जब तक विश्वास नहीं होगा कि हम दोनों धर्मों के लोग या फिर आप हम सभी लोग एक साथ मिलकर रहेंगे, तब तक एक राष्ट्र बना रहेगा। अगर नहीं होगा तो टूट जाएगा, इसलिए कहा जाता है। उसके बाद आता है दूसरा, इतिहास। बेसिकली व्यक्ति अपने आप को एक राष्ट्र मानते हैं, उनके अंदर एक स्थायी पहचान होती है, स्थायी भावना होती है। देश की स्थायी पहचान का ढांचा पेश करने हेतु किंवदंती, स्मृतियों, ऐतिहासिक इमारतों, अभिलेखों की रचना के जरिए स्वयं राष्ट्र के इतिहास के बोध की रचना करते हैं। यानी कि देखो मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ। जैसे इतिहास में किसी की कोई लड़ाई हुई, तो आज के टाइम पे अब महाराणा प्रताप, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे जो राजा हुए थे, उनकी आप मूर्तियां देखते हैं, उनके इतिहास को समझते हैं। हमारे जो बहुत सारे क्रांतिकारी थे, राजगुरु, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये ऐसे बहुत से क्रांतिकारी थे। ठीक है। तो इनको आज हम कैसे जानते हैं? अभिलेखों की रचना के माध्यम से जानते हैं। ठीक है। ऐतिहासिक स्मारकों के नाम से जानते हैं। जो कुछ बेसिकली स्मृतियां हैं, कविताएं, लघु कथाएं, इसके माध्यम से जानते हैं। फिल्मों के माध्यम से जानते हैं। तो क्या दर्शाता है? ये हमारे इतिहास को दर्शाता है कि इतिहास में हम कैसे थे और आज कैसे। फिर तीसरा है भू क्षेत्र। बेसिकली किसी भी भू क्षेत्र पर काफी हद तक साथ साथ रहना एवं उससे संबंधित साझी अतीत की स्मृतियां जनसाधारण को एक सामूहिक पहचान का अनुभव कराती है। जैसे कोई भू क्षेत्र मातृभूमि या पितृभूमि का, जैसे मान लेते हैं आप किसी एरिया पे रहते हो, ठीक है, आपका ये गांव है, तो आपके लिए आप इस गांव के इस एरिया पे रहते हो ना, तो ये आपके लिए आपकी मातृभूमि है, ये आपके लिए पितृभूमि है। इसी तरीके से आप जिस राष्ट्र में रह रहे हो उस राष्ट्र की भूमि आपके लिए मातृभूमि, पितृभूमि कहलाती है। तो इसीलिए भू क्षेत्र भी बहुत मायने रखता है। ठीक है। अगला क्या है? अगला है साझे राजनीतिक आदर्श। इसका मतलब ये होता है सदस्यों के राष्ट्रों की एक साझा दृष्टि होती है, यानी कि जो लोग एक ही देश में रहते हैं, एक ही राष्ट्र में रहते हैं, तो उनकी जो दृष्टि है, उनकी जो संभावना है,
की जो परख है, उनकी जो जांच है वो एक ही होती है, ठीक है, कि वे किस तरह से राज्य बनाना चाहते हैं और इस राज्य में लोकतंत्र स्थापित रहेगा, धर्मनिरपेक्षता स्थापित रहेगी, उदारवाद आदि सिद्धांत रहेंगे, ये चीज आती है। ठीक, फिर पांचवा जाता है साझी राजनीतिक पहचान। सिंपल सी बात है, इसमें लोगों को नागरिकता दी जाती है और साथ ही जो है अपने जो भाषा है, धर्म, जाति, संस्कृति इसको वो बनाए रख सकते हैं, ये बात यहाँ पे आ जाती है। क्या भाई? तो राष्ट्र के बारे में ये मान्यता प्रस्तुत की गई है जो मैंने बता दी है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो साझी विश्वास, इतिहास, भूक्षेत्र एंड अदर आ जाता है साझी राजनीतिक आदर्श और साझी राजनीतिक पहचान। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 को इंग्लिश में देखेंगे। जस्टिफाई द वेरियस assumptions presented about the nation। तो शेयर्ड बिलीफ्स, हिस्ट्री, टेरिटरी, ओके, एंड आगे आ जाता है यहाँ पे शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स, कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन ये है, स्वतंत्रता के आयामों का वर्णन कीजिए। तो देखो भाई, स्वतंत्रता के भी दो आयाम हैं, इसमें सबसे पहला आता है सकारात्मक आयाम। अब सकारात्मक आयाम में ना कई अच्छी अच्छी बातें। सबसे पहला, स्वतंत्रता के सकारात्मक आयाम का जो संबंध है वो व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति। कैसे है? इसमें यह कहा जाता है कि एक व्यक्ति और समाज का उसके साथ में संबंध अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसमें यह कहा जाता है कि राज्य जो है उसे अधिक से अधिक कार्य, अधिक से अधिक शक्तियां दी जाए ताकि हर एक व्यक्ति को वो अच्छे अवसर दिला सके एवं नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताएं जो है उसको पूर्ति करने के लिए जो से संसाधन चाहिए वो सरकार उसे प्रोवाइड करा सके। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता में जो सरकार होती है उसका नागरिकों पर प्रतिबंध नहीं होता है पूरी तरीके से, लेकिन उनके विकास के लिए परिस्थितियां सरकार जो प्रोवाइड कराती है, इनकी वो हस्तक्षेप करती है। ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियां का होना होता है जिससे नागरिक अपना विकास कर सके। हर एक व्यक्ति की अपनी एक बुद्धि होती है, ठीक है, अपना एक बुद्धि का उसका लेवल होता है, तो वो उसी आधार पे अपना विकास कर सकता है। ये चीजें इसमें आती है। ठीक है, यानी कि इसमें प्रतिबंध थोड़ा बहुत शायद से हो सकता है, ठीक है, जिसमें सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, उनके विकास में सहायता कर सकती है। लेकिन जो दूसरा वाला हमारा पार्ट है नकारात्मक वाला, इसमें तो भाई व्यक्ति पर किसी भी तरीके का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, राज्य जो है वो सबसे पहले तो नागरिक की इस स्वतंत्रता में हस्तक्षेप ना करे और कर भी रहा है तो बिल्कुल ही कम करे। ठीक है, पहली बात तो करे ही नहीं, ऐसा मानते हैं। नागरिक जो भी कार्य करना चाहता है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, मनुष्य अपने अनुसार कार्य करे एवं राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में कोई प्रतिबंध ना होते हुए वो अपना विकास कर पाए। ठीक है, और ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो आपका सकारात्मक वाले में पार्ट में आ जाएगा। ठीक है ना, सकारात्मक वाले। ओके भाई, तो स्वतंत्रता के आयाम दो होते हैं, एक होता है सकारात्मक, ओके, एक होता है नकारात्मक। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेंगे कि डिस्क्राइब द डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी। पहले आती है पॉजिटिव लिबर्टी, ओके, एंड सेकंड इज दैट कि नेगेटिव लिबर्टी। अब नेगेटिव लिबर्टी के बारे में आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, समानता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? तो समानता को बढ़ावा देने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका होता है बच्चों औपचारिक समानता की स्थापना करना। ठीक है, पहला तरीका क्या है? औपचारिक समानता की स्थापना। मतलब ध्यान से समझेंगे, देखो नॉर्मली पहले आपको ये पता होना चाहिए समानता का अर्थ क्या है, कि समाज में किसी व्यक्ति या फिर वर्ग के साथ में जाति के आधार पे, जाति, रंग, चित्र, धर्म, आर्थिक, काला, गोरा, किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, मनाही है, साथ ही सभी को समान अवसर मिले, वहां पे बोलते हैं हम औपचारिक समानता। ठीक है, औपचारिक समानता यहाँ पे मेन मतलब जो है वो ये है कि जो असमानता फैली हुई है वो इसलिए फैली हुई है क्योंकि कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए गए, इसलिए हमें इन विशेष अधिकारों को खत्म करना होगा। और जो लोग चाहे वो बेसिकली किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म के हों, ये ठीक है, रंग के हों, क्षेत्र के हों, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए अपने विकास के लिए। ठीक है, ये चीज है। और देखो भारत में ना एक बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ पे बंदा अपना विकास तो कर सकता है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन सबसे मेन जो बात आती है कि वो विकास कर क्यों नहीं पाता, वो इसलिए क्योंकि कुछ सामाजिक रीति रिवाज होते हैं जो उसके सामने टांग अड़ाते हैं। जैसे कि कई बार औरतों को संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता, उन्हें उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है, शिक्षा का उन्हें अधिकार नहीं दिया जाता है, गरीबों को मत का अधिकार नहीं दिया जाता है, उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाता।
ठीक है। हालांकि हमारे संविधान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि सभी को उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है, सभी को शिक्षा का अधिकार है, सभी को मत का अधिकार है, लेकिन हमारे जो रीति रिवाज है ना, वो बहुत ही विडंबना वाले हैं, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा संविधान इसमें ये हुआ नहीं कि भाई हो गया सो गया, नहीं। भारतीय संविधान ने ये कहा कि जाति, नस्ल, लिंग, धन, अगर किसी भी आधार पे कोई भेदभाव होगा तो उसको दंडित किया जाएगा और कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे, ये बात कही। तो इस तरीके से औपचारिक समानता की स्थापना करके आप इन बातों को समझा सकते हैं। ठीक है भाई। अब इसी क्वेश्चन को जो दूसरा पार्ट है वो देखेंगे। तो दूसरा है विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। इसका क्या मतलब है? विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, इसका मतलब ये है कि समानता के सिद्धांत में ये कहा जाता है कि औपचारिक समानता या फिर कानून के समक्ष समानता जो है ये होनी चाहिए, लेकिन इतना ही जरूरी नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि अब मान लेते हैं कि एक बंदा ऐसा है जो बेसिकली विकलांग है, ठीक है, और एक बंदा ऐसा है, मैं थोड़ा लिख लेता हूँ अच्छे तरीके से ताकि समझा सकूं। एक बंदा है विकलांग और एक बंदा है सामान्य। तो पहला जो हमारा सिद्धांत है सामान्य वो वाला औपचारिक वाला, वो क्या कहता है कि ये जो सामान्य है और विकलांग है इन सभी को एक जैसे अवसर दिए जा सकते हैं। लेकिन आप एक चीज बताओ, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है वो सामान्य बंदे को कहा गया है कि भाई तुम्हें ना 100 सेंटीमीटर या फिर 100 मीटर की रेस लगानी है। वही विकलांग वाले को भी कहा गया कि भाई तुम्हें 100 मीटर की रेस लगानी है। तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो विभेदक बर्ताव द्वारा समानता ये क्या करेगी, ये इसके लिए एक दूसरा खेल ढूंढ देगी विकलांगता वाले बंदे की। ठीक है, तो कभी कभी ये सुनिश्चित करने के लिए लोग अपने अधिकारों का सही उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं, उनके लिए अलग बर्ताव करना पड़ता है। जैसे कि कुछ विकलांग लोग जो होते हैं इनके लिए सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान बनाई जाती है। कॉल सेंटर में काम करने वाली जो महिला होती है उसे सुरक्षा दी जाती है रात के समय घर आते टाइम। तो ये सारी चीजें, ठीक है भाई, आगे समझिए इसी तरीके से। तो ये है समानता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है इसके बारे में सारे। ओके, पहली बात औपचारिक समानता की स्थापना और दूसरी बात विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। अब इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेंगे कि हाउ कैन इक्वालिटी बी प्रमोटेड। तो इक्वालिटी को कैसे प्रमोट किया जाता है, इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी पहला पार्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है, एंड जो हमारा दूसरा पार्ट है वो आ जाएगा इक्वालिटी बाय डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ये हमारा दूसरा पार्ट हो जाएगा, इक्वालिटी बाय डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न ये वाला जो है ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें बहुत से आपके प्रश्न बनेंगे, मैं आपको समझ। सामाजिक न्याय को स्थापित करने के तरीकों की विवेचना कीजिए या फिर न्याय को स्थापित करने के तरीकों की विवेचना कीजिए, दोनों तरीके से। ठीक है, तो इनको स्थापित करने के जो नियम है वो टोटली एक बार हम चेक कर लेते हैं। एक, दो, तीन, हाँ ठीक है, टोटल जो वो तीन होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है बच्चों समान लोगों के प्रति समान व्यवहार। क्या मतलब भाई इसका? इसका मतलब ये होता है कि सभी जो है वो एक मनुष्य है, तो इसलिए मनुष्य होने के नाते सभी को अपना जीवन जीने का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का अधिकार है। किस वजह से? मनुष्य होने। ठीक है, और साथ ही ये भी कि जब भी बात की जाए किसी भी व्यक्ति को जांचने की, ठीक है, तो उसे किस आधार पे जांचा जाना चाहिए? उनके काम के आधार पे, उनके कार्य कौशल, उनकी योग्यता के आधार पे। ठीक है, ना कि इस आधार पे कि वो किस वर्ग का है, जाति का है, नस्ल का है, लिंग का है या फिर किसी अन्य क्षेत्र क्षेत्र या धर्म का है, तो उस आधार पे उसे नहीं जांचा जाना चाहिए, नहीं परख करनी चाहिए, बल्कि कैसे करनी चाहिए? काम और कार्यकलाप के। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक अध्यापक है और एक पत्थर तोड़ने वाला मजदूर है, तो जो अध्यापक है उसके कौशल और मेहनत के अनुसार उसे पैसा दिया जाएगा। ठीक है, वहीं पत्थर तोड़ने वाला है तो उसे उस आधार पे दिया जाएगा। लेकिन अब अगर आप एक चीज देखो कि जो दूसरी ओर स्कूल में ही एक पुरुष शिक्षक है, ठीक है, यानी कि एक है मेल टीचर, ठीक है, और एक है महिला शिक्षक यानी कि एक है फीमेल टीचर। तो अगर इन दोनों को अलग अलग वेतन मिलता है, जैसे कि दोनों ही जो है वो 11वीं क्लास को पॉलिटिकल पढ़ाते हैं और डेली 3 पीरियड्स लेते हैं, ठीक है, सेम टाइम पर, तो अगर इन दोनों को पैसा गलत दिया जाए, जैसे कि मेल को जब वो 100 रुपए दिए जाते हैं और फीमेल को 90 रुपए दिए जाते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो लोग एक जैसा काम कर रहे हैं उन्हें एक जैसा वेतन देना चाहिए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे कही जाती है। ओके, दूसरा जो है वो आ जाता है हमारा यहाँ पे समानुपातिक न्याय। अब इस समानुपातिक न्याय को देखियो आप ना, थोड़ा ध्यान से समझना कि अभी हमने जो पहला वाला ये देखा समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, यानी कि जो एक जैसा काम करते हैं उन्हें एक जैसा पैसा देना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो समानुपातिक न्याय है वो ये कहता है कि कहीं कहीं पर समान बर्ताव का ये जो सिद्धांत है वो अन्याय हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी जो ये क्लास है, ठीक है, इस क्लास में
टोटल जो है वो 40 बंदे हैं और आपका एग्जाम होता है पॉलिटिकल का। ठीक है, आपका जो एग्जाम है वो कैसा होता है, पॉलिटिकल का होता है। तो ऐसे में 40 में से टोटली जो है 5 बंदे ऐसे होंगे जो 80 नंबर के आपके पॉलिटिकल पेपर में कम से कम 70 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और 5 बंदे ऐसे होंगे जो 80 में से मात्र 8 से 10 ही नंबर ला सकते हैं। बाकी जो बचे आपके 30 बंदे वो अराउंड जो है वो 30 या फिर 40-50 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, मोस्टली अलग-अलग नंबर लाएंगे। लेकिन अगर समान बर्ताव के सिद्धांत, पहले सिद्धांत के अनुसार हम सभी को 80 में से 80 दे दें, ठीक है? या फिर 80 में से सभी को 70 दे दें, 50 दे दें, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। इसीलिए ये कहा जाता है, जब भी पारिश्रमिक का या फिर बेसिकली जब बात आए कार्य को बेसिकली उनको पैसा-वैसा देने का, तो उनकी मेहनत देखी जानी चाहिए, उनका कार्य कौशल। ठीक है ना? यही चीज़ इसमें बताई जाती है समानुपातिक न्याय। फिर तीसरा आ जाता है विशेष ज़रूरतों का विशेष ज्ञान। अब देखो, बर्ताव का सिद्धांत हो गया समानता का, फिर समानुपातिक न्याय होगा। अब ये होता है कि कई बार ना जब आप पैसा बाँट रहे हैं, कर्तव्य, संसाधन का, लाभों का बँटवारा कर रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि कहीं किसी बंदे को विशेष ज़रूरत तो नहीं चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं जैसे विकलांगता वाले, तो इनको कुछ मामलों में असमान तथा विशेष सहायता चाहिए होती है, तो उस आधार पे इनके साथ में अलग जो बर्ताव है वो किया जाता है। तो एक ज़रूरत के अनुसार किसी व्यक्ति के साथ में बर्ताव करना, ये इसी के तहत आता है। ठीक है भाई? तो ये आपके 3 पार्ट हैं सामाजिक न्याय को स्थापित करने के। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी इसको देख लेंगे। डिस्कस द वे टू एस्टेब्लिश सोशल जस्टिस। तो सबसे पहले इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल पीपल, पॉइंट 1, ठीक? एंड द सेकंड पॉइंट कि प्रोपोर्शनल जस्टिस, पॉइंट नंबर 2, एंड थर्ड इज हियर कि स्पेशल नीड्स केयर, पॉइंट नंबर 3। ओके बच्चों, चलिए 47 मिनट्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। एक आखिरी क्वेश्चन है जो आप शायद आपको मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि अधिकारों के प्रकार कितने हैं 4 नंबर की वीडियो में, ठीक है ना? तो मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाऊँगा, सीधा बता दूँगा। अधिकार जो है वो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है राजनीतिक, दूसरे होते हैं आर्थिक और तीसरे होते हैं सांस्कृतिक अधिकार, ठीक है? राजनीतिक अधिकार जो है इसमें बात की जाती है नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी की राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी देने, ठीक है? जिसमें मतदान का अधिकार शामिल होता है, ठीक है, निर्वाचित होने का अधिकार, संघ बनाने का, व्यक्ति का, ठीक है, खुद प्रधानमंत्री, मंत्री वगैरह राजनीतिक बेसिकली उसमें भाग लेने को ये दर्शाता है, ठीक है। आर्थिक अधिकार में क्या होता है, इसमें व्यक्ति जो है वो अपनी आर्थिक स्थिति को संभालता है जिससे वो अपना विकास सकता है, ठीक, विकास कर सकता है। इसीलिए सरकार जो है वो लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे आवास, भोजन, वस्त्र, स्वच्छता, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये सभी उसको पूर्ति करवाती है, ठीक है। कुछ आर्थिक अधिकार हैं जैसे कि आवास का अधिकार है, कार्य करने का, रोजगार, पर्याप्त मजदूरी, विश्राम, संपत्ति, चिकित्सा सुविधा, ये शामिल है। ठीक है? अब सांस्कृतिक यानी कि इसमें व्यक्ति के विकास, सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए, मनोवैज्ञानिक और नैतिक विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी कि पूर्ण विकास के लिए सांस्कृतिक अधिकार बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसमें उसे प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया जाता है, ठीक है? शैक्षिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार दिया जाता है। अपने अधिकार के तहत अपने धर्म की वेशभूषा पहन सकता है, अपने त्योहार मना सकता है, पूजा कर सकता है, उत्सव मना सकता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है? तो ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे जल्दी में ठीक है? अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो देख लेंगे कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स। तो पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स एंड कल्चरल राइट्स आपके यहाँ पे कवर। ठीक है भाई? आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इस तरीके से आज की जो हमारी वीडियो थी बच्चों, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की आपकी जो सेकंड बुक है राजनीति सिद्धांत की, 6 मार्क्स से टॉप 10, टोटल आपको मैंने 12 बता दिए यानी कि 13 मार्क्स है। ठीक है ना? और इससे पहले 2 नंबर के, 4 नंबर के क्वेश्चन ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको क्या करूँगा, आपके जो फर्स्ट बुक है इसके 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दूंगा जिससे आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया तैयारी। ठीक है? तो आई होप बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए, अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा तो आपने करना क्या है, आपने जितना हो सके आप उतना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और साथ ही आप मुझे एक चीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि हाँ भाई मेरी मेहनत रंग ला रही है या नहीं। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।